शुभ आयुष। सभी देशवासियों का सुनहरा अवसर। एक कदम आयुष मंत्रालय WHO ASMSCO कार्यालय की ओर समाज कल्याण चिकित्सा हेतु सफल सेवा प्राप्त करने हेतु आयुष आदेशानुसार उज्ज्वल भविष्य के लिए कार्यालय विस्तार इलाज चिकित्सा जीवन शैली प्रशिक्षण जॉब के लिए संपर्क कर सकते हैं। आपके सेवा में पिपरा बंगला बैदराबाद अरवल बिहार राज्य स्तरीय कार्यालय आपके सेवा में सदैव तत्पर है। भारत रेंज आयुष प्रभारी सह चेयरमैन भोला कुमार आयुष संस्थान मंत्रालय संयुक्त से सभी चिकित्सक एवं दर्शक को स्वागत है। संपर्क सूत्र कार्यालय का 822 16 95 8 93 41 87 22 93 62 07 43 35 87 73 67 05 22 78 91 99 68 46 69 है। और आज हम लोग 7 दिवसीय बैठक में स्वतंत्र संगठन से WHO की तरफ से हम लोग सभी आयुष चिकित्सक दर्शक लोग को कुछ जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और जो भी 7 दिनों के अंदर हम लोग बीमारी में प्रयोग में देखें निरीक्षण किए उसके माध्यम से तर्क वितर्क हम लोग आपस में करेंगे और दर्शक लोग को भी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो हम चिकित्सक सर लोग से अनुरोध करेंगे कि कुछ प्रश्न को दर्शक लोग को बताया जाए। शुभ आयुष। मैं साहिल आयुष चिकित्सक एवं कार्यपालक अधिकारी। मेरा सेंटर है आसमा आयुर्वेद केंद्र प्रासी अरवल और दूसरा सेंटर है मनेर रसूलपुर मोहल्ला पटना बिहार। और मैं सर से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि सर थायराइड बताइए, थायराइड क्या है? बहुत ही आयुष चिकित्सक हमारे आयुष साहिल सर प्रश्न किए हैं दर्शक लोग को जानकारी देने की। थायराइड क्या है? तो थायराइड गले में तितली के आकार की एक छोटी सी ग्रंथि होती है। यह एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है जो ऐसे हार्मोन बनाती है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म भोजन ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया दिल की धड़कन और तापमान को नियंत्रित करते हैं। जब यह ग्रंथि असंतुलित हो जाती है या आवश्यकता से कम या अधिक हार्मोन बनाने लगती है इसे थायराइड की बीमारी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न अगर हमारे चिकित्सक सर के पास है तो जानकारी दर्शक को दिया जाए। शुभ आयुष सर। मैं राजू रमन आयुष चिकित्सक। मेरा एक क्लिनिक है हैदराबाद पोस्ट ऑफिस के पास सनी आयुष संस्थान। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7929297330 सर से मेरा दूसरा सवाल है, थायराइड कितने प्रकार की है? बहुत ही रोमांचक प्रश्न किए हैं हमारे आयुष चिकित्सक राजू रमन सर दर्शक को बताने के लिए कि थायराइड कितने प्रकार के होते हैं। तो थायराइड मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा हाइपरथायराइडिज्म। और अगला प्रश्न तीसरा अगर हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। शुभ आयुष सर। मैं रमेश रंजन आयुष चिकित्सक हैदराबाद। सर से हमारा एक क्वेश्चन है कि हाइपोथायराइडिज्म थायराइड क्या है? बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक रमेश रंजन सर किए हैं। सर का कहना है कि हाइपोथायराइडिज्म थायराइड क्या है? तो इसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में हार्मोन नहीं बना पाती है। इसके वजह से इस बीमारी का नाम हाइपोथायराइडिज्म कहा गया।
और चौथा प्रश्न हम आयुष डायरेक्टर अरविंद सर से कुछ थायराइड के बारे में दर्शक लोग को जानकारी देने के लिए अनुरोध करते हैं, ताकि कुछ थायराइड का जानकारी दर्शक और चिकित्सक लोग को भी हो जाए। थायराइड जो है एक गंभीर बीमारी है। अगर किसी व्यक्ति को थायराइड हो अगर जाता है, या जेंट्स में या महिला में, अगर महिला लोग को बाल बच्चा होने का अगर पहले अगर कहीं थायराइड होता है तो उनको बाल बच्चा होने में बहुत दिक्कत होता है पहले। अब कहीं कि उनको बाल बच्चा होने में क्यों दिक्कत होता है, क्योंकि उनको शरीर जो है ब्लड जो है बना नहीं पाता है, जो उनको अंडाणु जो होता है वो जो है पूर्ण रूप से जो है विकास नहीं करता है। तो ये सब में महिला लोग में जो है दिक्कत होता है। जेंट्स में दिक्कत होता है कि वो जेंट्स जो है थोड़ा सा भी चलेंगे तो मन उनका हाथ छूट जाता है, जो मतलब चल नहीं पाते हैं। तो ये जो है थायराइड जो है हम लोग जो है जो कम दाम के नमक, पहली बार है कि जो मार्केट में नमक होता है, जो कि कोई 5 रुपये किलो भी बिकता है और कोई जो है 40 रुपये भी नमक बिकता है। तो अगर 40 रुपये नमक बिकता है तो उसमें आयोडीन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, और जो कम दाम मतलब कीमत का नमक होता है उसमें आयोडीन का मात्रा जो है कम होता है। और कम रहने के कारण जो है हम लोग पैसा बचाने के फेर में जो है नमक को, यानी कि खान पान जो है गड़बड़ हो जाता है, उसमें जो है जब नहीं हम लोग को जो है यथी मिलता है आयोडीन, इसके चलते जो है जेंट्स हो या महिला लोग हो, इसमें जो है थायराइड जो है अधिक हम लोग का होने का जो है चांस होता है। जेंट्स लोग में नशा जैसे शराब हुआ, अगर उसका सेवन हम लोग अधिक से अधिक करेंगे तो उस पीरियड में जो है हम लोग का थायराइड जो है ऑटोमेटिक होता है। तो मुख्य रूप से खान पान पर ध्यान देने का जरूरी है। थायराइड को पहचान हम लोग कैसे करें? थायराइड जो है ये जानते हैं कि थायराइड जिनको होते हैं जब होता है तो उनका पीछे से जो गर्दन होता है पीछे बीच उनका दर्द होता है, और आगे से जो है जब पीछे बीच जैसे होता है नली, इसके पास जो है दर्द होता है पीछे भी, और किसी लोग का जो है पूरे देह में भी कभी कभी जो है थायराइड से जो है दर्द होता है। तो थायराइड जो है चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, जिनको अगर हो भी जाता है तो उनको शरीर में ब्लड जो है बन नहीं पाता है, और जब शरीर में ब्लड नहीं बनता है तो कभी उनका बीपी जो है पूरा लो हो एकदम रहेगा, कभी कदाल हाई भी हो सकता है, और कभी कदाल एकदम सीमित रहेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि अभी अगर 7:30 बज रहा है तो हम अभी नहीं, हमारा कोई दिक्कत है, आपको 8 बजे से ऑटोमेटिक जो है आपका दिक्कत हो जाएगा, माने एक बैग जो है आपको व्यतीत करेगा, उसी का नाम थायराइड है। बहुत ही दर्शक लोग को हमारे आयुष चिकित्सक डायरेक्टर साहब शारदा हेल्थ केयर से आयुष चिकित्सक अरविंद सर, जिनका मोबाइल नंबर 99 39 39 77 55 है, बहुत पुराने समय से आयुष प्रणाली में है, और इन्होंने दर्शक को जानकारी दी है कि अगर थायराइड की बीमारी है तो संतान प्राप्ति में भी समस्या हो सकता है, या गंभीर बीमारी एक कैंसर तक भी ले जा सकता है। तो इसलिए थायराइड को अनदेखा न किया जाए और खान पान को सुधारा जाए। और थायराइड एक अपने मुखारबिन से एक प्रश्न को भी इन्होंने दर्शाए दर्शक के बीच कि इस बीमारी में इसका अनेकों लक्षण हो सकता है। इस अनेकों लक्षण को देखते हुए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और चर्चा के आगे हम आयुष चिकित्सक सर से चौथा प्रश्न करने के लिए अनुरोध करते हैं, ताकि दर्शकों को जानकारी प्राप्त हो सके। मैं सुजीत कुमार आयुष चिकित्सक रोजापुर।
सर से एक सवाल है कि हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है सर? इसका इलाज बताएं। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयु चिकित्सक सुजीत सर किए हैं। सर का कहना है कि हाइपरथायराइडिज्म थायराइड क्या है और इसका लक्षण क्या है। तो हाइपोथायराइडिज्म थायराइड का लक्षण जो वजन को तेजी से बढ़ाना, अत्यधिक थकान, बाल झड़ना, कफ और हमेशा ठंड महसूस होना, और इसमें थायराइड ग्रंथि जरूरत से ज्यादा हार्मोन बनाने लगता है। और अगला प्रश्न 7वां, अगर आयुष चिकित्सक से दर्शक को जानकारी देने का प्रयास करें। शुभ आयुष। सर मेरा मैं रोजा पर डॉक्टर सूर्य चौधरी ग्राम, और मेरा हॉस्पिटल आयुष हेल्थ केयर सेंटर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9973105314। सर से हम एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, ऑक्सीजन का बिंदु क्या होता है सर? बहुत ही मुख्य बिंदु पर बताएं। रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सुखदेव चौधरी सर किए हैं। सर का प्रश्न है कि ऑक्सीजन का मुख्य बिंदु क्या है का वर्णन करना है। तो ऑक्सीजन का जो मुख्य बिंदु होता है उसको ओ से हम लोग जानते हैं, और उसकी सारी जो प्रक्रिया ऑक्सीजन की है O2 तक जाकर क्लियर होता है। फिर इसके बाद जल में जब सम्मिलित होता है तो HCl H2O में सम्मिलित होता है। और ऑक्सीजन एक ऐसा है कि उसमें जो है किसी भी मनुष्य के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, और ऑक्सीजन के लिए के बिना जीवित रहना मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के लिए जो है से हर जीव जंतु के लिए जरूरी है। और ऑक्सीजन की जो रासायनिक पहचान है, जो O और परमाणु का नाम आठ है, यह प्रकृति में आमतौर पर 2 परमाणु के रूप में O2 पाई जाती है। और ऑक्सीजन एक अति आवश्यक रासायनिक तत्व है। यह पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 21% हिस्सा बनाता है और सभी सजीव प्राणियों के जीवित रहने के लिए सांस के रूप में जरूरी है। और अगला प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है 8वां, तो दर्शक लोग को जानकारी देने का प्रयास करें। शुभ आयुष। मैं नरेंद्र कुमार सिंह, बालाजी सेवा संस्थान रामपुराना सब टिपरा बंदा। मेरा संपर्क सूत्र है 89692796। सर अक्सर देखा जाता है कि थायराइड महिला और या पुरुष सभी को होता है। तो थायराइड जो बीमारी है, इसमें दूध का जो पीने का जो है प्रक्रिया, क्या इसमें दूध का ले सकते हैं? दूध हमारे लिए अति आवश्यक है या नहीं, उसको थोड़ा सा वर्णन करें ताकि दर्शक को जानकारी हो सके। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सब बीमा पदाधिकारी ललन सर किए हैं। सर का कहना है कि थायराइड में दूध पीना चाहिए, इसका वर्णन करना है। तो थायराइड में दूध पीना पूरी तरह से सुरक्षित है और यह फायदेमंद भी है। दूध कैल्शियम और विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, जो थायराइड के मरीज की हड्डी को मजबूत रखने में मदद करता है। और 9वां प्रश्न अगर हमारा आयुष चिकित्सक सर के पास है तो दर्शक लोग को जानकारी देने का प्रयास करें। शुभ आयुष सर। 9वां प्रश्न सर है कि थायराइड कैसे शुरू होता है, इसका विस्तार से बताएं। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक राजू रमन सर किए हैं कि थायराइड की बीमारी कैसे शुरू होती है। तो थायराइड की बीमारी आयोडीन की कमी या अधिकता थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन जरूरी है। इसकी कमी या ज्यादा मात्रा थायराइड को कारण बनता है।
10वां प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। शुभ आयुष। मैं साहिल, मेरा नंबर 7217665013 है और दूसरा 9065579227 है। मेरा सर से अगला क्वेश्चन है कि थायराइड जानलेवा बीमारी है, तो क्या इसका वर्णन किया जाए सर? थायराइड कैसे जानलेवा है? बहुत ही रोमांचक प्रश्न है। दर्शक लोग को जानकारी देने के लिए प्रश्न किए हैं साहिल सर। कहना कि थायराइड जानलेवा बीमारी है, इसका वर्णन किया जाए। देखिए, समान तौर पर थायराइड जो है जानलेवा नहीं है, लेकिन थायराइड होने पर आयुष चिकित्सक आयुष औषधि नहीं उपयोग करने पर जानलेवा हो सकता है। थायराइड कैंसर भी हो सकता है, जिससे समयानुसार उम्र बढ़ाया जा सकता है या तो उनका जान भी जा सकता है। 11वां प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। शुभ आयुष। मेरा नाम गीता कुमारी है। मेरा सबसे प्रश्न है, थायराइड का लक्षण क्या है? बहुत ही रोमांचक प्रश्न आयुष चिकित्सक किए हैं गीता कुमारी। इनका कहना है कि थायराइड का लक्षण क्या है। तो थायराइड के अनेकों लक्षण हैं। इसमें कभी कभी ठंडा टाइप का भी लगने लगता है, फीवर भी, बुखार भी बना रहता है, सर में चक्कर, दर्द, गला सूखने लगता है, गला में फंसा जैसा लगता है, या कहीं कहीं शरीर में और इसके ग्लैंड के अनुसार और कहीं कहीं गिल्टी या गांठ होने लगता है। कभी कभी जैसे आंख के पास सूजन भी आने लगता है, नींद की समस्या ज्यादा होने लगता है, या कभी कभी चिड़चिड़ापन भी होने लगता है। और अगला प्रश्न 12वां आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक लोग को जानकारी देने का प्रयास करें। शुभ आयुष। मेरा अगला क्वेश्चन है सर से कि थायराइड दही खाने से बढ़ता है क्या? उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन कीजिए। बहुत ही रोमांचक प्रश्न आयुष चिकित्सक साहिल सर किए हैं। सर का कहना है कि दही खाने से थायराइड बढ़ता है। दही खाने से थायराइड नहीं बढ़ता है। दही थायराइड के मरीज के लिए फायदेमंद है। और पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, केल, सरसों का साग, मूली, सलगम, बेसन इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगला 13वां प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। जी, शुभ आयुष सर। मैं रमेश रंजन, आयुष चिकित्सक। सर से हमारा एक क्वेश्चन है कि थायराइड एक गंभीर बीमारी है, जैसा कि हम लोगों ने जाना। तो थायराइड की बीमारी जब हो जाती है, तो क्या ये मेडिसिन जो है हमें हमेशा के लिए खाना पड़ता है या कम समय के लिए? बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक बहुत ही जानकारी प्राप्त किए हैं और चर्चा भी हुआ है कि थायराइड गंभीर बीमारी है, तो इसकी दवा क्या जिंदगी भर खाना पड़ता है। तो इसका वर्णन करना है, तो थायराइड की दवा बीमारी की गंभीरता पर निर्भर करता है। अगर हार्मोनल ज्यादा बढ़ गया है या ग्रंथि ज्यादा बढ़ गया है, तो उसकी स्तर सही है, या बहुत लंबे समय से थायराइड की बीमारी हो गया है, तो उस समय जो है दवा कुछ लंबा लेना पड़ता है। अगर जल गया है तो उसमें ज्यादा दवा लेने की जरूरत नहीं है, आयुष अवधि से हार्मोन स्थिर रहने लगता है। और अगला प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है 14वां, तो दर्शक को जानकारी देने का प्रयास करें। शुभ आयुष। मैं सुनील कुमार, आयुष चिकित्सक। सर से एक और सवाल है हमारा थायराइड पर। थायराइड बीमारी का मतलब का वर्णन करना चाहिए। बहुत ही रोमांचक प्रश्न आयुष चिकित्सक सुजीत सर किए हैं कि थायराइड बीमारी का मतलब का थोड़ा वर्णन किया जाए, दर्शक लोग को बताने का प्रयास किया। तो थायराइड बीमारी में ग्रंथि में सूजन हो जाता है और ग्रंथि से निकलकर रक्त प्रवाह में जाता है,
जब ग्रंथि में जो ये बीमारी सूजन हुआ तो इससे जो है एक हार्मोनल जैसे रक्त प्रवाह में जाता है, जिससे दर्दनाक सूजन भी होने लगता है, जो कैंसर के खतरे को भी बढ़ाता है। और 15वां प्रश्न हमारे आयु चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। शुभ आयुष, मैं सुजय चौधरी। मैं सर बड़ी देर से थायराइड पर चर्चा हो रहा है। थायराइड का हम लोग आयुष औषधि से कौन सा औषधि से हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं सर, इसके लिए बताना। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयु चिकित्सक सुजय सर किए हैं कि आयुष प्रणाली WHO में कौन ऐसा मेडिसिन है जिससे जैसे थायराइड के जो मरीज हैं वो सफलता प्राप्त उनका हो। तो थायराइड बीमारी में आयुष प्रणाली में WHO का आयुष शक्तिना टैबलेट प्रयोग कर सकते हैं, और किसी भी तरह का अगर उनकी समस्या है उसमें और भी आयुष चिकित्सक जो पंजीकृत हैं वो उसमें जोड़ सकते हैं। और 16वां प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। शुभ आयुष सर। थायराइड एक गंभीर बीमारी है। अगर सर जिस व्यक्ति को थायराइड हो जाता है, क्या उसका नींद में कोई समस्या आता है या पहले जैसे नींद उसका पूरा होगा? ऐसे में कोई बेचैनी घबराहट हो सकता है क्या? थायराइड तो गंभीर बीमारी है, ये है जैसे डायरेक्टर सर हमारे अरविंद सर बताएं कि ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। तो गंभीर बीमारी तो है नहीं, तो इसमें है कि नींद की समस्या जो है से होने लगता है, चाहे तो ज्यादा नींद आएगा, नहीं तो चिड़चिड़ापन की वजह से, गुस्सा की वजह से नींद भी नहीं आ सकता है, उसमें बेचैनी हो जाता है। कभी ठंडा लगेगा, कभी बुखार आएगा, कभी सिर में दर्द होगा, कभी पसीना ज्यादा आएगा, कभी बार बार पेशाब लगेगा, कभी लैट्रिन की समस्या बार बार होगा। ये सब समस्या जैसे कभी पेट में दर्द होगा, ये सब से भी हाथ पैर में दर्द, गला में चुभन भी होने लगता है। तो ये सब स्थिति बने रहने से नींद कम या ज्यादा भी आ सकता है। और अगला 17वां प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। शुभ आयुष, मैं सुजीत कुमार, आयुष चिकित्सक, रोजा पे अरवल। सर अगला सवाल मेरा ये है कि थायराइड की बीमारी क्या गर्भावस्था पर भी पड़ता है, तो इसका प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानकारी दे सकता हूँ। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सुजीत सर किए हैं। सर का कहना है कि थायराइड की बीमारी में गर्भावस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। तो अभी हमारे आयुष चिकित्सक शारदा हेल्थ केयर से डायरेक्टर अरविंद कुमार सर पहले की संतान में भी समस्या थायराइड में आता है, इन्होंने चर्चा की है, दर्शक को भी जानकारी दी है। तो थायराइड की बीमारी में गर्भावस्था में प्रभाव पड़ता है, जो हार्मोन के स्तर उच्च रहने से मासिक समस्या, लिकोरिया, गर्भाशय में फ्लूइड, सिस्ट, गांठ की समस्या बना रहता है। ऑक्सीजन की समस्या भी होने लगता है थायराइड में, जिसके वजह से फेफड़ा जो है पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाता है। सांस लेने में भी समस्या होने लगता है, फेफड़ा द्वारा जो सांस लेने में परेशानी होता है, जिसकी वजह से हपनी, गला में खराश भी रहने लगता है, दिल की धड़कन भी बढ़ने लगता है, गैस का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही पुरुष में भी यौन शारीरिक संबंध में भी समस्या होता है, कमी होने लगता है। पुरुष में थायराइड की समस्या में शुक्राणु की कमी, नपुंसकता, संतान प्राप्ति में भी थायराइड की बीमारी में होने लगता है, जिसके वजह से शुक्राणु की बहुत ज्यादा कमी होने लगता है। और 18वां प्रश्न अगर हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। शुभ आयुष, मैं ललन कुमार सिंह। सर थायराइड अक्सर जो है महिला पुरुष सभी में होता है, तो थायराइड में एक और इस पे लगा हुआ सवाल है कि फ्लूइड क्या है, फ्लूइड प्रभावित करता है, उसका थोड़ा सा वर्णन करें ताकि दर्शक को जानकारी हो सके और बचाव की क्रिया कार्यान्वित करें। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर बीमा कार्यालय सर किए हैं। सर का कहना है कि अभी जो फ्लूइड की थायराइड की वजह से जो फ्लूइड की चर्चा हुआ है अभी, उस फ्लूइड के बारे में भी दर्शक को जानकारी दिया जाए कि आखिर फ्लूइड है क्या। तो फ्लूइड
जिसे हिंदी में तरल या प्रवाही कहा जाता है। कोई भी ऐसा पदार्थ होता है जो आसानी से बह सकता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है और यह उसी बर्तन या स्थान या शरीर में परिवर्तन बना रहता है। इसी वजह से जैसे एक फ्लूइड का भी समस्या हो जाता है, हार्मोनल के स्तर को कम या ज्यादा होने के वजह से जो थराइड में समस्या आता है, इसके वजह से फ्लूइड जैसे चाहे फ्लूइड कहीं भी हो सकता है, शरीर के किसी भी भाग में फ्लूइड हो सकता है, गर्भाशय में, लिप्स नोड में हो सकता है, बड़ी या छोटी या लिवर के पास, यकृत, किडनी में, कहीं भी फ्लूइड की समस्या हो सकता है। इसीलिए थायराइड पर हार्मोन का लेवल स्थिर रखने के लिए पंजीकृत आयुष चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और जितने भी पंजीकृत हम लोग द्वारा नंबर दिया जा रहा है आयुष चिकित्सक के द्वारा, इस स्वतंत्र संगठन WHO के तरफ, स्वास्थ्य विश्व संगठन की तरफ से उस पर कॉल करें। हम लोग अपने अनुभव और अपने जीवन विज्ञान के अध्ययन के तहत जो 7 दिवसीय हम लोग बैठक करते हैं बोर्ड द्वारा, उसके तहत हम लोग आगे की वजह से यथाशीघ्र थायराइड पर सफलता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और 19वां प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। जी, शुभायुष सर। मेरा एक और क्वेश्चन है कि फ्लूइड में मुख्य रूप से कितने पदार्थ आते हैं? बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक रमेश रंजन सर किए हैं। इनका कहना है कि फ्लूइड में कितने पदार्थ आते हैं। तो फ्लूइड में मुख्य रूप से 2 प्रकार के पदार्थ आते हैं। एक हो गया तरल जो लिक्विड पदार्थ है और दूसरा गैस। तो लिक्विड में जो हो गया कि इसमें जैसे कहीं भी जैसे पानी की तरह और गैस तो जंडे वाष्प की तरह या पानी की तरह चलता भी है, जिसकी वर्णन आगे हम करेंगे। और अगला प्रश्न 20वां आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। मैं साहिल आयुष चिकित्सक। मेरा सबसे क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ के बारे में बताइए कि तरल पदार्थ क्या है और गैस क्या है। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक साहिल सर किए हैं। सर का कहना है कि तरल पदार्थ और गैस का भी वर्णन दर्शक को जानकारी दिया जाए। तो तरल पदार्थ जो लिक्विड है, इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, पारा हो गया इत्यादि बहुत सारे हैं। फिर गैस में है, इनका न तो कोई निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित आयतन, ये पूरी तरह से फैल जाती है। जैसे हवा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, भाप हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और अगला प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। ऑक्सीजन का बताइए, ऑक्सीजन का प्राकृतिक गुण क्या होता है। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक साहिल सर किए हैं कि ऑक्सीजन क्या है, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा किया जाए और उसकी प्रकृति का भी। तो ऑक्सीजन जो है एक अति आवश्यक रासायनिक तत्व है और प्रकृति इसकी गुण की जो चर्चा है वो समान ताप पर, मान पर विहीन, बिना रंग की, गंधहीन, बिना गंध की, स्वादहीन, बिना स्वाद की गैस है। और अगला 23वां प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी देने का प्रयास करें। सभी आयुष चिकित्सक को शुभ सर। मैं आयुष चिकित्सक चंदन कुमार। मेरा संस्था का नाम है महावीर सेवा संस्थान, मेरा इंग्लिश महावीर कोर्ट के पास। दूसरा संस्था है सर इंद्राणी विद्युत ब्यूरो भोजपुर ओवरब्रिज के पास। सर हमको प्रश्न है, ऑक्सीजन का प्रकृति का गुण का वर्णन करें सर। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक चंदन बाबू किए हैं। इनका कहना है कि प्रकृति गुण और मनुष्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण ऑक्सीजन के स्रोत के बारे में वर्णन करना है। तो इसमें सांस लेना, मनुष्य और अन्य जीव सांस लेते समय ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। यह गैस हमारे शरीर की
कोशिकाओं में जाकर ऊर्जा बनाने, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में मदद करता है। जो अंग प्रणाली अग्नाश है, किडनी, यकृत, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, फेफड़ा, हृदय, मस्तिष्क, रक्त के कार्य, मांसपेशियों के लिए अत्यंत शरीर कोशिका कार्य के लिए जरूरी है। और ये जो है से स्वादहीन, बिना स्वाद का ये गैस होता है। और अगला प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास 24वां है, तो दर्शक को जानकारी देने का प्रयास करें। शुभ आयुष, मैं गीता कुमारी। मेरा अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का रासायनिक नाम क्या है? ऑक्सीजन का जो रासायनिक पहचान है, तो इसका तो O है और इसका क्रमांक जो 8 है, जो दोनों को परमाणु के रूप में O2 पाई जाती है। और इसमें जो है से एक ATP होता है, जो मुख्य रूप से उत्पन्न करना जो मेटाबॉलिज्म प्रणाली का कार्य होता है। और अगला प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के बाद 25वां है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। मैं सुजीत कुमार, आयुष चिकित्सक। सर, एक सवाल और है कि मनुष्य जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन कितना आवश्यक है? बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सुजीत सर किए हैं कि मनुष्य को जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन कितना फायदेमंद है। तो मनुष्य को जीवन जीने के लिए 99% ऑक्सीजन की जरूरत है ही। अगर इसकी कमी या ज्यादा ऑक्सीजन की समस्या है, तो कुछ जल जो है से हम लोग को पूर्ति करता है, उसके माध्यम से हम लोग पूर्ति करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। तो जल का सेवन जीवन विज्ञान के माध्यम से, जो गर्मी का मौसम है उसमें 2.5 से 3.5 से 4 लीटर भी दर्शाया गया है। और जो शरद ऋतु यानी कि ठंडा के मौसम में 2 से 3 लीटर दर्शाया गया है। तो इसलिए मनुष्य जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही फायदेमंद है। और ऑक्सीजन के बिना मनुष्य का जिंदगी जीना असंभव है, इसलिए ऑक्सीजन जरूरी है। और 26वां प्रश्न आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी देने का प्रयास करें। शुभ आयुष। सर, ये बताइए कि ऑक्सीजन का मुख्य विवरण क्या है? बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक शाही सर किए हैं कि ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण विवरण क्या है। तो ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण विवरण जो है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में ऑक्सी श्वसन या वायनीय श्वसन भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल H2O और बड़ी मात्रा में ऊर्जा ATP मुक्त होती है। और अगला प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी देने का प्रयास करें। शुभ आयुष। सर, एक क्वेश्चन और है कि थायराइड हो ही जाएगा, तो हो ही जाता है, होने के बाद में कितना दिन में आयुष औषधि से ठीक किया जा सकता है? बहुत ही रोमांचक प्रश्न दर्शक को जानकारी देने के लिए बताया है सर कि जब थायराइड की बीमारी अगर हो गया तो कितना दिन में उसको ठीक किया। तो ये तो गंभीरता पर निर्भर करता है। अगर जल्द का है तो कम से कम 1 से 2 सप्ताह, उससे पुराना है तो 2-3 महीना भी। अगर ज्यादा गंभीर समस्या है तो कुछ समय लग सकता है, गंभीरता के ऊपर उनकी दवा चलेगा। और इसके बाद जो है से अगला प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक का जानकारी देने का प्रयास करें।
28वां शुभ आयुष। ऑक्सीजन का विकल्प बताइए सर, ऑक्सीजन का विकल्प क्या है या इसका उत्पादन क्या है? बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक साहे सर किए हैं कि ऑक्सीजन का उत्पादन के बारे में तो वर्णन करना है। तो ऑक्सीजन का मुख्य जो बिंदु है, यह प्रक्रिया कोशिकाओं को माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन को अवायवीय श्वसन भी कहा जाता है और इसका उद्देश्य है कि एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करना, जो मेटाबॉलिज्म प्रणाली का कार्य है, जो भोजन से ऊर्जा में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है एवं बल, ताकत का अनुभव कराना, जिससे मुख्य कार्य शरीर पूर्ण करते हैं एवं बीमारी से भी बचे रहने यानी कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। और ऑक्सीजन का जो उत्पादन जो होता है वो महासागर के ताजे पानी और भूमि पर रहने वाले प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों द्वारा होता है। इन जीवों में बैक्टीरिया, शैवाल और पौधे शामिल हैं। महासागर में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण करने वाले शैवाल वायुमंडल में लगभग 70% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जिसमें 70% ऑक्सीजन से मानव शरीर में कोशिका तंत्र स्वस्थ रहे एवं सुचारू रूप से कार्य करने में उपयोगी कार्य कर सके। और समुद्र जो है, धरती की 50% ऑक्सीजन समुद्र बनाते हैं। आर्कटिक की बर्फ से समुद्रों में 14,000 टन पानी हर सेकंड जा रहा है। इसीलिए पृथ्वी के 3/3 में जल ही है, 1/3 में पृथ्वी है ऑक्सीजन को लेकर। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध ऑक्सीजन का सबसे अधिक मात्रा वाला ग्रह है। इसका वायुमंडल 42% ऑक्सीजन से बना है, जिसकी वजह से वायु यानी हवा के द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति मानव शरीर में होता है। और वायु की रफ्तार धीमी होने पर ऑक्सीजन की समस्या होने लगता है। तापमान जब सौरमंडल में ज्यादा गर्म बुध ग्रह से ऑक्सीजन 42% तक पृथ्वी का मौसम, तो इस तापमान की गर्मी मौसम के नाम से भी अनुभव किया जाता है, जो अप्रैल से लेकर जून एवं जुलाई तक ऑक्सीजन स्तर तापमान सौरमंडल के अनुसार रहता है। समयानुसार इसका तापमान महासागर, समुद्र, गंगा, सोन के अनुसार धीरे धीरे कमने लगता है। और अगला प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो 29वां दर्शक को जानकारी देने का प्रयास। मैं सुजीत कुमार, आयुष चिकित्सक, रोजा पेड़वल। सर से एक और सवाल है कि सर ऑक्सीजन मनुष्य में कितनी डिग्री सेल्सियस तक फेफड़ा में ऑक्सीजन का आदान प्रदान स्वतंत्र रूप से करता है? बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारा आयुष चिकित्सक सुजीत सर किए हैं कि जो ऑक्सीजन मनुष्य को कितना डिग्री सेल्सियस तक फेफड़ा जो है आसानी से पूरे शरीर को यानी कि अग्नाशय को, ग्लूकोज को अपघटित करता है। तो मनुष्य के अंग प्रणाली में 36 डिग्री सेल्सियस तक फेफड़े की ऑक्सीजन खपत का अनुमान लगाने पर पता चलता है कि फेफड़ा लगभग 11 मिलीलीटर प्रत्येक मिनट या कुल शरीर को ऑक्सीजन खपत का लगभग 5% खपत करता है। 36 डिग्री सेल्सियस से कम ऑक्सीजन रहने पर मानव शरीर में अनेक बीमारी होने लगता है। कमजोर फेफड़ा वाले मानव को अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ता है, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय, फेफड़ा, श्वास संबंधी, मस्तिष्क संबंधी, किडनी संबंधी वाले बीमार मानव के जीवन जीना मुश्किल पड़ने लगता है। जो अनुपात
प्रयोग के अनुसार जीवन शैली ऑक्सीजन के लिए 1 लीटर सामान्य नल के पानी में 2.5 से 3.5 मिलीलीटर ऑक्सीजन होती है। इसीलिए जीवन विज्ञान में दर्शाया गया है कि मनुष्य को गर्मी के मौसम में 2.5 से 3.5 लीटर या 4 लीटर जल का सेवन अति आवश्यक है। और अगला प्रश्न हमारे आयु चिकित्सक सर के पास 31वां है तो 30वां है तो दर्शक को जानकारी देने का प्रयास करें। शुभ आयुष मैडम कुमार सिंह सर, एक और सवाल है। थायराइड तो है ही, हमारे थायराइड में जल की भूमिका जो है अहम, तो दर्शक को बताइए कि 1 लीटर पानी में कितना ऑक्सीजन होगा और डेसीलीटर में कितना मात्रा में, ऐसा दर्शक को बता दें ताकि उसका सही से उपयोग कर सकें। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयु चिकित्सक बीमा परिकारी जलन सर किए हैं कि दर्शक को बताया जाए कि थायराइड में तो ऑक्सीजन की कमी होता ही है, तो ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए जल जो है ऐसा तो दर्शाया गया है कि ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए, लेकिन ज्यादा मात्रा में भी जल लेना शरीर को नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए 2.5 से 3.5 लीटर या 4 लीटर, और जो इसमें जो है से नल जो सामान्य नल का जो पानी होता है 2.5 से 3.5 मिलीलीटर ऑक्सीजन होता है। और इसके लिए अगर तुलना किया जाए महासागरों और समुद्र की तो उसमें तो और ज्यादा पाया जाएगा, क्योंकि वे ऑक्सीजन का एक स्रोत ही है महासागर और समुद्र, और उससे कम गंगा नदी, उससे कम सोन नदी और उससे कम नल का पानी। तो हम लोग तो शहरी क्षेत्र में तो नल का ही पानी का यूज करते हैं प्रयोग, और देहाती क्षेत्र में कल का पानी। तो कल और के पानी से ज्यादा जो है से इंदिरा का पानी होता है, उसमें ज्यादा मात्रा में जो है से ऑक्सीजन पाया जाता है। तो अब तो इंदिरा का जो है से जल हम लोग को मिल नहीं रहा है, तो इंदिरा का जो पानी हुआ वो महासागर और समुद्र से तनिक भी कम ऑक्सीजन उसमें नहीं है। और अगला प्रश्न हमारे चिकित्सक सर के पास है 31वां, तो दर्शक को जानकारी देने का प्रयास करें। मैं आयु चिकित्सक चंदन कुमार, मेरा संस्था का नाम है महावीर सेवा संस्थान बाउंड्री। दूसरा संस्था सर इब्राहिमपुर ओवर ब्रिज के पास। दूसरा क्वेश्चन है सर, वैज्ञानिक के द्वारा ऑक्सीजन का विवरण का वर्णन करें सर। बहुत ही रोमांचक प्रश्न आयु चिकित्सक चंदन बाबू किए हैं कि वैज्ञानिक का अनुमान जो है पृथ्वी पर ऑक्सीजन का उत्पादन जो है लगभग आधा हिस्सा महासागरों से आता है, आधा हिस्सा, जैसे कि भी बताया गया। जो वायु हवा में O2 होता है, अब जो O2 के बारे में भी हमने चर्चा की है कि सहारे मनुष्य फेफड़ा के द्वारा ऑक्सीजन लेकर स्वस्थ जीवन जीने के लिए पृथ्वी पर कार्य करते हैं, अपना कार्य के अनुसार नए खोज करते रहते हैं। और अगला प्रश्न हमारे आयु चिकित्सक सर के पास है 32वां, तो दर्शक को जानकारी देने का प्रयास करें। ऑक्सीजन का अनुमानित आंकड़ा क्या है? बहुत ही हमारे ब्रांच मैनेजर ललन सर प्रश्न किए हैं दर्शक को जानकारी के लिए कि ऑक्सीजन का अनुमानित आंकड़ा क्या है। तो ऑक्सीजन का जो अनुमानित आंकड़ा होता है गैसों की मात्रा से अध्ययन करते हैं, जो तो पाते हैं कि पृथ्वी में जो वायुमंडल का अधिकांश भाग नाइट्रोजन जिसे N2 78% और ऑक्सीजन 21% से बना है, जो मिलकर वायुमंडल का 99% हिस्सा बनाते हैं, जो पहले चर्चा हमने 99% किया। ऑक्सीजन अन्य चीजों के अलावे हमें सांस लेने में सक्षम बनाती है और पृथ्वी पर जीवन जीना संभव बनाने वाला एक आवश्यक तत्व है। और भारत में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गंगा नदी, सोन नदी से पूर्ति होता है और जीवन जीने में के लिए भी महत्वपूर्ण है। और अगला प्रश्न हमारे आयु चिकित्सक सर के पास है 33वां, तो दर्शक को जानकारी देने का कार्य करें। मेरा क्वेश्चन है ऑक्सीजन की मात्रा एवं गुण का वर्णन करें। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयु चिकित्सक रमेश रंजन सर प्रश्न
प्रश्न किए हैं। सर का कहना है कि जो ऑक्सीजन का कार्य और मात्रा का वर्णन करना है ताकि दर्शकों को जानकारी प्राप्त हो सके। तो ऑक्सीजन एक स्वस्थ बेशक या बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन की समान स्तर जो है SpO2 95 से 100 के बीच होना चाहिए। इसे उंगली पर लगाए जाने वाले पल्स ऑक्सीमीटर से मापा जाता है। मानव शरीर में जो ऑक्सीजन है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मनुष्य जीवन जीने के लिए। और अगला प्रश्न 34वां, अगर हमारे आयु चिकित्सक सर के पास है तो दर्शक को जानकारी देने का प्रयास करें। सुनाइए सर। ऑक्सीजन CO2 भी कहा जाता है सर, उसका वर्णन करें सर। बहुत ही रोमांचक प्रश्न आयु चिकित्सक चंदन सर किए हैं कि ऑक्सीजन को CO2 भी कहा जाता है और मानव शरीर में ऑक्सीजन कौन सा उपयोगी है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे आयु चिकित्सक चंदन बाबू दर्शक को जानकारी देने के लिए प्रेस किए हैं। तो ऑक्सीजन में जो CO2 है, ऑक्सीजन को CO2 भी कहा जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जिसे आमतौर पर CO2 के रूप में संक्षिप्त किया गया है, एक पारदर्शी गैस जो C के एक परमाणु और जो कार्बन C एक परमाणु और ऑक्सीजन O, जो हमने पहले बताया कि ऑक्सीजन को O से परिभाषित किया गया है, और दो परमाणु से जो बनी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड। उसी अणुओं में से एक है जिसे हम लोग CO2 सूत्र से जानते हैं, CO2 सूत्र हुआ, और जिसमें पृथ्वी पर कार्बन समान रूप से पाया जाता है। और जब हम सांस लेते हैं तो हवा आपके फेफड़ों में प्रवेश करती है और उस हवा से ऑक्सीजन आपके रक्त में चली जाती है। जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन हवा द्वारा, तो ऑक्सीजन हमारे रक्त में चला जाता है। उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड एक अपशिष्ट गैस आपके रक्त में फेफड़े में जाता है, जो सांस के साथ बाहर निकल जाता है। गैसों के आदान प्रदान क्रिया प्रक्रिया जीवन के लिए आवश्यक है। और अगला प्रश्न हमारे 36वां आयु चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को थोड़ा जानकारी दिया जाए। मैं सुजीत कुमार आप लोग के बीच में एक बार फिर मैं एक सवाल लेकर आया हूँ सर से, ठीक है ना। तो सर O3 ओजोन गैस क्या है, इसके बारे में जानकारी दें दर्शकों को। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे सुजीत सर किए हैं कि थोड़ा O3 ओजोन गैस के भी बारे में जब सूत्र की बात आ ही गया तो और थोड़ा सा गहराई में ले लिया जाए, ठीक है। दर्शक के साथ साथ विद्यार्थी और चिकित्सक को भी इसमें फायदा है। दर्शक तो एक बीमारी तक ही सीमित है, लेकिन चिकित्सक और विद्यार्थी सूत्र के साथ वर्गमूल और बात के साथ जितना भी इसमें सूत्र है वो सब के साथ संबंध है। तो एक प्रशिक्षण का विकास हो रहा है, दर्शक को जानकारी भी हो रहा है, चिकित्सक को भी फायदा, विद्यार्थी को भी हो रहा है। तो O3 जो ओजोन ये गैस है वो वायुमंडल के 2 स्तरों में पाई जाती है। वायुमंडल के 2 स्तर में पाया जाता है, समताप मंडल ऊपरी स्तर और क्षोभ मंडल जमीनी स्तर। यानी कि ऊपरी स्तर को समताप मंडल जैसे ऊपरी स्तर और क्षोभ मंडल जो है जमीनी स्तर। समताप मंडल में ओजोन प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, इसे अच्छा माना जाता है क्योंकि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें को छानकर पृथ्वी की रक्षा करती है, ताकि जो भी ऑक्सीजन दूषित है उसको वो स्वच्छ कर सके और मनुष्य को श्वास लेने में किसी भी तरह की अन्य बीमारी का सामना न करना पड़े। और अगला प्रश्न हमारे आयु चिकित्सक सर के पास 37वां है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। सर एक और सवाल है, सर बता दें सर, जब अणुसूत्र की बात हो रही है, चर्चा हो रही है, उसका माप 80% क्या है?
अक्सर हाँ एटीपी का चर्चा होता है, दर्शक होता है एटीपी, इसका क्या भूमिका है? बहुत ही रोमांचक प्रश्न, विद्यार्थी और चिकित्सक को सर बतलाने के लिए दर्शक को भी जानकारी देने का प्रयास हमारे ललन सर किए हैं कि एटीपी के बारे में दर्शक लोग को जानकारी दिया जाए। तो एटीपी जो है ये जैसे एक ऊर्जा उत्पन्न करता है, वो ऊर्जा जो उत्पन्न करके मेटाबॉलिज्म को ऊर्जा देकर कहता है कि शरीर का हर एक प्रत्येक कार्य, शरीर जो है प्रत्येक कार्य जितने भी पृथ्वी लोक पर करने के लिए मनुष्य चाहिए उसको ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसको ऊर्जा प्रदान करके मेटाबॉलिज्म को दिया। मेटाबॉलिज्म शरीर को ऊर्जा प्रदान कर दिया, जिसके वजह से मनुष्य को जो है से कार्य करने की क्षमता बढ़ता है, यानी कि बल मिलता है। बल के साथ साथ बुद्धि, ज्ञान, मानसिक सारी चीज में जैसे प्रवृत्ति होता है और उस कार्य को करने के लिए इच्छुक होते हैं मनुष्य, और मनुष्य उस कार्य को करते हैं। उसी को ही एटीपी के रूप में जाना जाता है। एटीपी को फुल फॉर्म क्या होगा? एटीपी जो है एक ऊर्जा का ही तरह से रूप के दर्शाया गया है। उसकी चर्चा आगे की और हम दृश्य में उसका पूरा गुणांक के साथ वर्गमूल के साथ करेंगे, इसलिए वह लंबा हो जाएगा सर। और 37वां प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी है। सुभाष सर, क्या थायराइड से अन्य बीमारी भी उत्पन्न हो सकती है? दैट्स माय लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही रोमांचक प्रश्न, दर्शक को जानकारी देने का प्रयास हमारे रमेश रंजन सर किए हैं कि थायराइड के अन्य और भी बीमारी हो सकते हैं। तो हाँ, थायराइड के अन्य बीमारी भी हो सकते हैं, समयानुसार इलाज नहीं होगा तो गैस भी हो सकता है, फ्लूड हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, गर्भाशय समस्या हो सकता है, नपुंसकता हो सकता है, यकृत, फेफड़ा, स्प्लीन, किडनी, अग्नाशय, ऑक्सीजन, फैटी, पाचन तंत्र, हृदय, आंख की रोशनी में कमी, विटामिन की कमी, हार्मोन समस्या, शुगर, दर्द, झुनझुनी की समस्या हो सकता है। और 38वां प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी देने का प्रयास करें। कुछ दर्शक और हमारे डायरेक्टर सर कुछ दर्शक को जानकारी देने का प्रयास करें कि थायराइड की बीमारी होने पर कोई भी बीमारी जल्दी ठीक नहीं होता है। इसका वर्णन थोड़ा करिए कि बीमारी क्यों नहीं जल्दी थायराइड की बीमारी में होता है। थायराइड का बीमारी जो है हम लोग नहीं बोल दिए कि जो है बहुत जटिल है, लेकिन जटिल जो है हम लोग का खान पीन जो है वो बीमारी को जो है बनाता है, जो कि थायराइड में विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी का जरूरी होता है। अब आदमी को ये नहीं पता चलता है कि हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, और इसमें जो है थोड़ा सा पेच हो जाता है। जैसे मान के चलिए फल जो है हम लोग कौन कौन फल खाएं जो कि हम लोग का विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी जो है मतलब पूर्ति हो जाए। तो जैसे में मान चलिए सबसे पहले संतरा जो जिसमें सी भरा हुआ है, केला और मूड होता है ऊल, फिर आपको होगा कीवी फल हुआ ऊल। ये चार फल जो है इसके लिए वरदान होता है। खाना के लिए जैसे मान के लिए साबुत अनाज यानी कि खड़ा जो अनाज होता है, जैसे खड़ा गेहूं, खड़ा आपको चना, खड़ा मूंग, अगर सुबह पर हम लोग रात में डाल दें, इसको डालने के बाद सुबह पर वही का नाश्ता हम लोग अगर रोज डेली से डेली करें और जो है सब्जी के रूप में लौका का सब्जी लें, प्रतिदिन एक जो है कटोरी हम दही खाएं, ऑटोमेटिक जो है उसको हम लोग माने जड़ से जो है हम लोग समाप्त कर सकते हैं। बहुत ही दर्शकों को जानकारी हमारे आयुष डायरेक्टर सर अरविंद कुमार सर सादा हेल्थ केयर से दिए कि थायराइड की बीमारी होने पर कोई भी बीमारी जल्दी ठीक नहीं होता है, तो उसका उपचार किया जाए। तो थायराइड की बीमारी में कोई भी बीमारी जल्द से ठीक तो नहीं
नहीं होगा, लेकिन उसका उपचार आयुष प्रणाली से किया जाए, जैसे कि खान पान के बारे में वर्णन अभी किया गया दर्शक को। तो ये सबसे थायराइड जब नॉर्मल होगा, हार्मोन स्तर नॉर्मल होगा, तो उससे जो है से फिर किसी भी बीमारी को सफलता जल्द में प्राप्त कर सकते हैं। और 39वां प्रश्न हमारा आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी देने का प्रयास करें। शुभ आयुष, मैं साहिल आयुष चिकित्सक। सबसे क्वेश्चन है कि थायराइड में बेहोशी भी हो जाती है, उसका सर वर्णन करें कि बेहोश क्यों हो जाती है। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक साहिल सर किए हैं कि थायराइड की बीमारी में अक्सर देखा गया है कि लोग बेहोश भी हो जाते हैं, कभी कभी दांत भी लग जाता है, जीभ भी कट जाता है, आंख को पानी मारने के बाद भी आंख नहीं खुलता है, ये समस्या आता है। तो हाँ, थायराइड जो हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में, जिससे बेहोशी जैसा लगता है, जिससे थकान बहुत ज्यादा लगता है, सुस्ती नींद जैसा लगता है, बेहोशी हो जाता है, पागलपन का भी शिकायत हो जाता है, बोलना क्या है बोला जाता है क्या, ये सब समस्या जो है से हो जाता है थायराइड से। तो थायराइड तो गंभीर बीमारी है ही, लेकिन ये हार्मोन का बीमारी है, हार्मोन अनबैलेंस हो जाता है। और अगला 40वां प्रश्न हमारा चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। शुभ आयुष, मैं सुजीत कुमार आयुष चिकित्सक रोजा पे अरवल। मेरे लिए एक और सवाल आया है सर के साथ शेयर करने के लिए। सर, थायराइड की बीमारी होने पर यानी या थायराइड की जो समस्या हो जाए तो क्या इसका इलाज करना जरूरी है? इसका वर्णन करें। जब थायराइड की समस्या हो ही गया तो इलाज कराना जरूरी है या नहीं? तो थायराइड की समस्या होने पर इलाज आयुष चिकित्सक के पंजीकृत कर जा है एवं पंजीकृत चिकित्सक के पहचान एवं जांच के दौरान थायराइड का इलाज कर, ताकि उच्च कोटि के शास्त्रीकरण औषधि से सफलता प्राप्त करना चाहिए। तो शास्त्रीकरण जो औषधि होगा उससे थायराइड पर सफलता पा लिया जाएगा। उचित परहेज करने की जरूरत है। और आयुष प्रणाली के तहत WHO के तहत अनेकों औषधि है। तो ब्रांच समाज कल्याण के लिए आपके सेवा में सदैव तत्पर है दर्शक लोग के लिए। और हम एक प्रयास करेंगे कि ये जो 7 दिवसीय जो बैठक है, दर्शक लोग को भी जानकारी प्राप्त अनेकों विषय पर, अनेकों बीमारी पर होते रहे। और हम लोग भी 7 दिनों के अंदर जो इस बीमारी के दौरान जो भी हम लोग इलाज करते हैं उसका भी हम लोग को तर्क वितर्क चलता है। तो आदेशानुसार आयुष के अनुसार हम लोग इस बोर्ड बैठक करते हैं, जो स्वतंत्र संगठन के माध्यम से, स्वास्थ्य विश्व संगठन यानी WHO के माध्यम से। और ये हम लोग जन जन तक पहुंचाने के लिए, समाज कल्याण के लिए, ताकि लोगों को किसी भी दवा का साइड इफेक्ट यानी कि दुष्प्रभाव न होए। और शास्त्रीकरण दवा के अनुसार, पुरानी औषधि के अनुसार, जैसे कि ऋषि मुनियों के द्वारा के ही समय से और उनके परीक्षण के द्वारा ही ये बहुत सारी औषधि आज भी हम लोग ले रहे हैं, जो 124 वर्षों से आयुष संस्थान के माध्यम से देश विदेश में कार्यरत है। और बहुत पुराने समय से ऋषि मुनि भी, अभयादिष्ट हो गया, अष्टोमा सागर हो गया, पूर्णावादिष्ट हो गया, चंदनासो हो गया, लोहासो हो गया, और सुपर टैबलेट हो गया, सक्तिना टैबलेट हो गया, एप्टीडेज टैबलेट हो गया, अल्कलाइजर टैबलेट हो गया, कब्ज क्लीन हो गया टैबलेट, इम्यूनिटी टैबलेट हो गया, शुगर अवे टैबलेट हो गया, आयुष शुभम सॉप हो गया, ग्रीन टी हो गया, कफ सिरप हो गया, बाल तेल, शैम्पूल, ये सब बहुत पुराने समय की औषधि है। ये नहीं कि ये कोई नई औषधि है। तो आप लोग, ये शास्त्रीकरण दवाई है, शास्त्र द्वारा वर्णित औषधि है। इसे आप कभी भी शास्त्रों के अध्ययन से उठा के देखिए, इसकी कंपोजिशन, इफिकेसी को जांचिए, ये शास्त्र के द्वारा ही आपको मिल जाएगा। और इसकी जो है से आप गुणवत्ता की जांच जो है से आप मानक द्वारा आप अपने इसकी इफिकेसी को जांचें कि ताकि किस तरह से ये औषधि किस बीमारी में चलता है। ऐसे गूगल पर
वेबसाइट पर सारा चीज इसका विवरण है, और नहीं तो अपने तरीका से भी इसकी जांच कर शास्त्रीकरण दवा को पहचान कर सकते हैं। तो मान लीजिए सर, जैसे अभी हमारे डॉक्टर साहब बोले कि थायराइड में जो है दवा जरूरी है, तो थायराइड में हम लोग का दवा इसलिए जरूरी है कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी ये जरूरी है। अगर विटामिन ए अगर आपके शरीर से बनता है, आपका आँख का रोशनी भाग जाएगा, आपका गोल में हाथ में ब्याज जो है फटना चालू हो जाएगा। अगर विटामिन डी कमी होता है तो आपको जोड़े जोड़ जो है दर्द गेठिया के रूप में जो है आपको उत्पन्न हो जाएगा। मान लीजिए विटामिन सी अगर शरीर में कमता है तो वो आपको पूरे शरीर में काला काला ढापा एवं जख्म होने के बाद जख्म आपको नहीं बनेगा। तो ये चलते जो है थायराइड की दवा एकदम जरूरी है, और ये आयुष का दवा एकदम सहता है, मात्र 110 रुपये पड़ता है सब तीना। हम एक गोली सुबह दोपहर शाम भी दे सकते हैं, ना तो एक गोली सुबह शाम भी दे सकते हैं। और विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी के लिए ड्यूटी जो है केवल हम लोग चलाएंगे, और एक खान पान पर अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग मतलब जड़ से नहीं दूर जो है थायराइड को हम लोग खदेड़ सकते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट भी है, और खाना पीना अगर हम लोग सही रखें तो धन्यवाद। बहुत ही जानकारी दी हमारे आयुष डायरेक्टर सर कि हमारे पास गंभीरता के अनुसार आयुष में औषधि है, आयुष चिकित्सक हम लोग पंजीकृत उसका थायराइड पर सफलता पा लिए हैं, जो शास्त्रीकरण औषधि है। तो इसलिए हम प्रयास करेंगे कि जब भी थायराइड हो तो जितने नंबर दिए गए हैं उन पर संपर्क करें, और संपर्क करके ब्रांच आने का प्रयास करें, या तो ऑनलाइन चिकित्सा अपने बीमारी की जांच कराकर थायराइड का कार्यालय के जितने भी नंबर बोले गए हैं उस पर रिपोर्ट भेजें, और औषधि आपको ऑनलाइन आपके घर पर चला जाएगा। और किसी भी तरह की अगर परेशानी समस्या आता है तो आपके साथ आयुष संस्थान सदैव तत्पर है, और जितने भी इसमें पंजीकृत कार्यालय हैं स्वास्थ्य विधि संगठन के माध्यम से वो लोग आपको हर हमेशा सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। और इसी के साथ हम लोग अपने इस मीटिंग और संगठन को विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ज्यादा मात्रा में जिससे बेहोशी जैसा लगता है, जिससे थकान बहुत ज्यादा लगता है, सुस्ती नींद जैसा लगता है, बेहोशी हो जाता है, पागलपन का भी शिकायत हो जाता है, बोलना क्या है बोला जाता है क्या, ये सब समस्या जो है से हो जाता है थायराइड से। तो थायराइड तो गंभीर बीमारी है ही, लेकिन ये हार्मोन का बीमारी है, हार्मोन अनबैलेंस हो जाता है। और अगला 40वां प्रश्न हमारा चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। मैं सुजीत कुमार, आयुष चिकित्सक रोजा पे अरवल। मेरे लिए एक और सवाल आया है सर के साथ शेयर करने के लिए। सर, थायराइड की बीमारी होने पर यानी या थायराइड की जो समस्या हो जाए तो क्या इसका इलाज करना जरूरी है? इसका वर्णन करें। जब थायराइड की समस्या हो ही गया तो इलाज कराना जरूरी है या नहीं? तो थायराइड की समस्या होने पर इलाज आयुष चिकित्सक के पंजीकृत कार्यालय एवं पंजीकृत चिकित्सक के पहचान एवं जांच के दौरान थायराइड का इलाज कर, ताकि उच्च कोटि के शास्त्रीकरण औषधि से सफलता प्राप्त करना चाहिए। तो शास्त्रीकरण जो औषधि होगा उससे थायराइड पर सफलता पा लिया जाएगा। उचित परहेज करने की जरूरत है, और आयुष प्रणाली के तहत WHO के तहत अनेकों औषधि है। तो ब्रांच समाज कल्याण के लिए आपके सेवा में सदैव तत्पर है दर्शक लोग के लिए। और हम एक प्रयास करेंगे कि ये जो 7 दिवसीय जो बैठक है दर्शक लोग को भी जानकारी प्राप्त अनेकों विषय पर अनेकों बीमारी पर होते रहे, और हम लोग भी 7 दिनों के अंदर जो इस बीमारी के दौरान जो भी हम लोग इलाज करते हैं उसका भी हम लोग को तर्क वितर्क चलता है। तो
आदेशानुसार आयुष के अनुसार हम लोग ये बोर्ड बैठक करते हैं, जो स्वतंत्र संगठन के माध्यम से स्वास्थ्य विश्व संगठन यानी WHO के माध्यम से, और ये हम लोग जन जन तक पहुंचाने के लिए, समाज कल्याण के लिए, ताकि लोगों को किसी भी दवा का साइड इफेक्ट यानी कि दुष्प्रभाव न होए, और शास्त्रीकरण दवा के अनुसार, पुरानी औषधि के अनुसार, जैसे कि ऋषि मुनियों के द्वारा के ही समय से और उनके परीक्षण के द्वारा ही ये बहुत सारी औषधि आज भी हम लोग ले रहे हैं, जो 124 वर्षों से आयुष संस्थान के माध्यम से देश विदेश में कार्यरत है। और बहुत पुराने समय से ऋषि मुनि भी, अभयादिष्ट हो गया, अष्टोमा सागर हो गया, पूर्णावादिष्ट हो गया, चंदनासो हो गया, लोहासो हो गया, और सुपर टैबलेट हो गया, सक्तिना टैबलेट हो गया, एप्टीडेज टैबलेट हो गया, अल्कलाइजर टैबलेट हो गया, कब्ज क्लीन हो गया टैबलेट, इम्यूनिटी टैबलेट हो गया, शुगर अवे टैबलेट हो गया, आयुष शुभम सॉप हो गया, ग्रीन टी हो गया, कफ सिरप हो गया, बाल तेल, शैम्पूल, ये सब बहुत पुराने समय की औषधि है। ये नहीं कि ये कोई नई औषधि है। तो आप लोग, ये शास्त्रीकरण दवाई है, शास्त्र द्वारा वर्णित औषधि है। इसे आप कभी भी शास्त्रों के अध्ययन से उठा के देखिए, इसकी कंपोजिशन, इफिकेसी को जांचिए, ये शास्त्र के द्वारा ही आपको मिल जाएगा। और इसकी जो है से आप गुणवत्ता की जांच जो है से आप मानक द्वारा आप अपने इसकी इफिकेसी को जांचें कि ताकि किस तरह से ये औषधि किस बीमारी में चलता है। ऐसे गूगल पर, वेबसाइट पर सारा चीज इसका विवरण है, और नहीं तो अपने तरीका से भी इसकी जांच कर शास्त्रीकरण दवा को पहचान कर सकते हैं। मान लीजिए सर, जैसे अभी हमारे डॉक्टर साहब बोले कि थायराइड में जो है दवा जरूरी है, तो थायराइड में हम लोग का दवा इसलिए जरूरी है कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी ये जरूरी है। अगर विटामिन ए अगर आपके शरीर से कमता है, आपका आँख का रोशनी भाग जाएगा, आपका गोल में, हाथ में ब्याज जो है फटना चालू हो जाएगा। अगर विटामिन डी कमी होता है तो आपको जोड़े जोड़ जो है दर्द गेठिया के रूप में जो है आपको उत्पन्न हो जाएगा। मान लीजिए विटामिन सी अगर शरीर में कमता है तो वो आपको पूरे शरीर में काला काला ढापा, ये जख्म होने के बाद जख्म आपको नहीं बनेगा। तो ये चलते जो है थायराइड की दवा एकदम जरूरी है। और ये आयुष का दवा एकदम सहता है, मात्र 110 रुपये पड़ता है सब तीना। हम एक गोली सुबह दोपहर शाम भी दे सकते हैं, ना तो एक गोली सुबह शाम भी दे सकते हैं। और विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी के लिए इम्यूनिटी जो है केवल हम लोग चलाएंगे। और एक खान पान पर अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग मतलब जड़ से नहीं, दूर जो है थायराइड को हम लोग खदेड़ सकते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट भी है, और खाना पीना अगर हम लोग सही रखें तो धन्यवाद। बहुत ही जानकारी दी हमारे आयुष डायरेक्टर सर कि हमारे पास गंभीरता के अनुसार आयुष में औषधि है, आयुष चिकित्सक हम लोग पंजीकृत उसका थायराइड पर सफलता पा लिए हैं, जो शास्त्रीकरण औषधि है। तो इसलिए हम प्रयास करेंगे कि जब भी थायराइड हो तो जितने नंबर दिए गए हैं उन पर संपर्क करें, और संपर्क करके ब्रांच आने का प्रयास करें, या तो ऑनलाइन चिकित्सा अपने बीमारी की जांच कराकर थायराइड का कार्यालय के जितने भी नंबर बोले गए हैं उस पर रिपोर्ट भेजें, और औषधि आपको ऑनलाइन आपके घर पर चला जाएगा। और किसी भी तरह की अगर परेशानी समस्या आता है तो आपके साथ आयुष संस्थान सदैव तत्पर है। और जितने भी इसमें पंजीकृत कार्यालय हैं स्वास्थ्य विश्व संगठन के माध्यम से, वो लोग आपको हर हमेशा सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। और इसी के साथ हम लोग अपने इस मीटिंग और संगठन को विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए कोई बात नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन था मन में, इसलिए हमने सोचा कि उपस्थित जो भी आयुष चिकित्सक हैं उनसे एक आग्रहपूर्वक एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे कि क्या इसका
थायराइड का एज ऑफ लिमिटेशन की है, उसका कोई आयु सीमा भी है निर्धारित? नहीं 12 साल के बच्चा का नहीं हो सकता है, 20 साल के बच्चा को हो सकता है या 80 साल के बच्चा को हो सकता है, ऐसा है क्या? नहीं, इसमें कोई जो है सीमा नहीं है। ये जो है 10 साल के बच्चा के भी हो सकता है, 8 साल के भी बच्चा के भी हो सकता है, 12 साल के भी बच्चा का हो सकता है, और 50 से 60 साल के जो बुजुर्ग हो रहे हैं उनको भी हो सकता है। अगर उनको खान पीन गड़बड़ अगर रहेगा, जैसे मान के लिए बच्चे लोग हैं, अगर बाजार के सामान जैसे बहुत सा जो है कूड़े माने उनके मतारी जो है उनको नाश्ता टाइम पर नहीं दे के उनको बाजार से 10 रुपया दे देते हैं कि जाके बेटा वही खा के और वही खा के तो नाश्ता करके तो भैया पढ़े। उस पीरियड में लड़का के जो है विटामिन शरीर में ऑटोमेटिक जो है कमना चालू हो जाता है, और वो लड़का जो है नहीं आपको लगेगा कि मतलब मेरा लड़का जो है कमजोर है। वो 10 साल का लड़का है, उसका वजन 35 किलो रहेगा, मोटा है कोड़ा है, तो लोग समझेगा कि हमको लड़का का खूब खिलाना, लेकिन वो लड़का थायराइड के चलते जो है पूरा जो है शरीर फूला हुआ है, और पूरा शरीर फूला हुआ है, तो उसका मतलब बस खाली समझिए कि फूला हुआ देख के खुश रहते हैं। कोई थायराइड जो है ऐसा भी होता है कि बहुत खाएगा लेकिन वो आदमी दुबला रहेगा। तो यहाँ जो है हार्मोन अगर बढ़ जाता है, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि आदमी जो है बेहोश हो रहा है, और जो जिसका मेटाबॉलिज्म कम जो है काम करता है, हार्मोन कम बनाता है, वो सूखा जो है थायराइड होता है। ये जो है सूखा थायराइड होता है, जो कि मतलब आप देखेंगे तो उस शरीर पर कम प्रभाव पड़ेगा, चाहे बच्चा को या सियाना को, और उनका आँख से आप जो है उनको बता सकते हैं। आँख जो है उनको बड़ा बड़ा जो है मतलब लगेगा कि आँख जो है बबलिक और उनको आ रहा है। ये जो है थायराइड का ही लक्षण है। थायराइड सर कितने से कितना अच्छा होता है, और इसका रेड लेवल कितने से कितना? देखिए थायराइड जो है जांच करेंगे, अगर थायराइड अगर जांच कर रहे हैं तो आपको 100 से लेकर 200 तक ले आपको थायराइड नॉर्मल होते हैं। अगर जिनका बाल बच्चा नहीं हुआ है उनके लिए, और जिनका बाल बच्चा अगर हो भी गया है, अगर उनको 300 भी है, तो उनको जो है दवा ना लेके खान पान पर ही हम लोग नीचे जो है कर सकते हैं, लेकिन 100 से 200। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।